नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिनके पास पावर, पैसा एंड इन्फ्लुएंस था, जिसके बदौलत उन्होंने पूरे देश को शेप एंड रीशेप किया। हम ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट बिलियन डॉलर कंपनी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए जैसे इतने अमीर देश को इन्होंने बैंकरप्ट होने से भी बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर जेपी मॉर्गन की। इनका जन्म 1837 में कनेक्टिकट एक एरिया है यूएसए के अंदर, वहां पर होता है। अब इनका जन्म कोई नॉर्मल परिवार में नहीं होता है। इनकी फैमिली जो है ना वो खानदानी रईस है। इनके जो मैटरनल अंकल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यूएसए का एक आईवी लीग टॉप का कॉलेज है येल यूनिवर्सिटी, उनको फाउंड किया था उन्होंने। इसके अलावा आपने जिंगल बेल नाम सुना रहेगा ना, जिंगल बेल जिंगल बेल, वो भी इनके परिवार के लोगों ने ही इन्वेंट करा था। इनके फादर साहब कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, इनके फादर साहब की थी एक बहुत बड़ी कंपनी। सो खानदानी रईस व्यक्ति थे। लेकिन रईस पैदा होने के बावजूद भी ये व्यक्ति बचपन में ही बीमारियों से घिरे हुए रहते थे। इसीलिए ये कहीं बाहर खेलने कूदने नहीं जा सकते थे। इसीलिए इनका जो मेजर टाइम था ना वो कहां पर स्पेंड होता है, फाइनेंस के किताबें पढ़ने में एंड ऑल दैट। हाउएवर यहां पर इनको बहुत समय तक ये ठीक नहीं हो पाते, लेकिन कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाते हैं। एंड तब से ये अपना स्कूलिंग को ये रिज्यूम करते हैं। एंड स्कूलिंग इन्होंने कहां पर किया, बॉस्टन में ये अपना स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं 1854 के अंदर। एंड उसके बाद ये यूरोप के बड़े बड़े एरियाज के अंदर ये अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 19 ईयर्स ये शिक्षित हो जाते हैं। एंड इसके बाद ये जाते हैं लंदन, जहां पर इनके फादर ने एज अ जूनियर इन्होंने एक कंपनी के अंदर पार्टनर बने थे। एंड द नेम ऑफ द कंपनी वाज जॉर्ज पी बॉडी एंड कंपनी। यहां पर इसी कंपनी में ज्वाइन इन्होंने किया था एज अ अकाउंट, मतलब अकाउंट वगैरह देखना था। और उनका मेन टॉपिक क्या था कि ये कंपनी का इंटरेस्ट अमेरिका के अंदर क्या है, मतलब जो भी अकाउंट्स वगैरह थे उसके तहत इनको इस कंपनी के एसोसिएशन विद अमेरिका उसके बारे में इनको लिखना था। तो यहां पर इन्होंने सालों तक काम किया, जहां पर ये फाइनेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूती से समझते हैं। अब यहां पर इनके बोल्डनेस की दाद देनी पड़ेगी। देख, ये बस एक कर्मचारी जैसे थे वहां पर। एंड इनके पास धीरे धीरे करके इतना नॉलेज आ चुका था कि जब इनके पास पैसा नहीं था ना तो इन्होंने रिस्क लिया। एंड रिस्क फैक्टर लेने से ही हमें पता चलता है कि ये कितने बड़े बिजनेसमैन बनने वाले थे आगे आने वाले समय में। इनके पास पैसा नहीं है तो इन्होंने क्या किया, कंपनी के पैसे को यूज करके इन्होंने एक ट्रेड किया जिसके अंदर इन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया। हाउएवर वो जो ट्रेड था ना वो रिस्क मेकिंग था। और ये इंफॉर्मेशन ये कंपनी के डायरेक्टर्स को पता नहीं थी। लेकिन जब ये ट्रेड हुआ तो डायरेक्टर्स वो खबर पता चलती है एंड वो लोग बहुत चिंतित होते हैं इसके रिस्क टेकिंग फैक्टर से। तो जब वो टेंशंस राइज होते हैं ना तो तब मॉर्गन डिसाइड करता है कि ही इज गोइंग टू फॉर्म हिज ओन कंपनी। एंड तब वो अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं। लेकिन इसके फादर का सपोर्ट इसके हाथ से, इसके सिर से हटता नहीं है। सो फादर का सपोर्ट होते ही साथ में दे आर गोइंग टू वर्क वंस अगेन। एंड जैसे ही ये काम करते हैं उसी टाइम पर ये अपनी शादी भी करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी विद अमीलिया। लेकिन ये जब शादी करते हैं ना, ये अभी तक इनके पास पैसा है एंड मैरी करके ये अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन 4 महीने में ही इनको एक बड़ा झटका मिलता है जब इनकी वाइफ का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब इनके पत्नी के डेथ के बाद ये अपने आप को काम में इस तरीके से मशरूफ करने लग जाते हैं। और उस टाइम पे ये बस 24 साल के ही थे। इन्होंने बहुत मशरूफ कर लिया अपने आप को। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि यूएसए के अंदर एक सिविल वॉर ब्रेकआउट हो जाता है। एंड यूएसए के अंदर एक लॉ था, दैट इज द कंस्क्रिप्शन एक्ट 1863 के तहत, जिसके तहत क्या होता था कि जो भी इंडिविजुअल्स थे उनको कंपल्सरीली आर्मी के अंदर सर्व करना पड़ता था मैन पावर के शॉर्टेजेस की वजह से। लेकिन यहां पर इनको भी जाना था, इनका भी नाम उस लिस्ट में था जब इनको सर्व करना था। लेकिन ही वांटेड टू प्ले स्मार्ट। इन्होंने क्या किया, वहां पर पैसा देके इन्होंने अपने नाम को लिस्ट से हटवा दिया और ये वॉर से इन्होंने दूर हो गए। लेकिन यहां पर ये पूरी तरीके से दूर नहीं हुए, इनका इंटेंशन कुछ अलग था। इन्होंने वॉर को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज किया। और इन्होंने इसको कैसे यूज किया, अब यहां पर देखिए कि जो सरकार के पुरानी बंदूकें थी ना, वो बंदूकों को इन्होंने $3.5 एक बंदूक को ऐसे खरीदा और ऐसे 5,000 से भी ज्यादा बंदूकें इन्होंने खरीदी। एग्जांपल लेते हैं, 5,000 बंदूकों को इन्होंने $3.50 ईच में इन्होंने खरीदा। इन्होंने इस बंदूक को एक कंसोर्टियम को भेजा, मतलब एक दूसरे ग्रुप को भेजा, ठीक है। और उन्होंने थोड़े बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करे और वही सेम बंदूक को मॉडिफिकेशन के बाद यूएसए की हुकूमत ने $22 में खरीदा। मतलब $3.5 में 5,000 बंदूकों का प्राइस था $17,000 लगभग। वेर एज वापिस से मॉडिफाई होने के बाद ₹22 में, $22 में जब 5,000 बंदूकों को बेचा गया तो उसका प्राइस था $1,10,000, मतलब लगभग 600% का प्रॉफिट। सो यहां पर हम इनका बिजनेस का दिमाग देख सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बिजनेस कर करके इन्होंने क्या किया, अपने सेविंग्स इन्होंने बहुत ज्यादा कर लिए। एंड इसके बीच में इन्होंने बहुत ज्यादा कंपनीज भी क्रिएट करे।
उस दौरान जब इनके सेविंग्स इतने बढ़ गए थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका मेन इन्वेस्टमेंट का एरिया कौन सा रहेगा। क्योंकि 1860 के दशक में क्या था ना कि अमेरिका के अंदर हर एक सेक्टर, जैसे स्टील के अंदर एक पर्टिकुलर मेजर इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी, ऑयल के अंदर एक एक इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी, मतलब ऑयल के अंदर रॉकफेलर थे, स्टील के अंदर कार्नेगी था, बट एक दूसरा बड़ा मेजर इंडस्ट्री था दैट इज गोइंग टू बी द रेल रोड्स। इस पर किसी का भी डोमिनेशन नहीं था क्योंकि यहां पर छोटे छोटे प्लेयर्स कॉम्पिटिशन में थे। अब कॉम्पिटिशन जब हो रहा है, जब कंपटीशन के अंदर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ही वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी जहां पर इसने वो कंपटीशन के अंदर हाथ डालने की कोशिश करी। यूएसए में उस टाइम पे क्या था कि ये जो रेल लाइंस थे ना उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते थे, और वो रेल लाइंस के ऊपर जो भी गाड़ियां चलती थी, रेल वैगन्स चलते थे, उसमें जो प्राइजेस सेट करने थे वो ये प्राइवेट लोग सेट करते थे। इन्होंने क्या किया, वहां पर ये जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स है उनको खरीदा, उनको खरीदने के बाद उनको रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर किया एंड सारे ही कंपनीज को इन्होंने मर्ज कर दिया। अब मर्ज करके ये इतने बड़े बन गए कि ऐसा कहा जाता है कि एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन ओन्ड 1/3 ऑफ द होल रेल रोड्स ऑफ अमेरिका। अब रेल रोड्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाता हूं कि वो यूएसए के जो स्टॉक मार्केट्स थे ना, उन स्टॉक मार्केट्स का 60% स्टॉक्स किसका था? रेल रोड्स का था। अब वो 60% स्टॉक जो रेल रोड्स के थे उसका 1/3 इस व्यक्ति के पास था। तो बेसिकली अब ये ना ही सिर्फ ये यूएसए का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया है, बट यूएसए के रेल रोड इंडस्ट्री को ये पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। और जब रेल रोड सेक्टर को इन्होंने इतना ज्यादा रेगुलराइज कर दिया तब जाके यूरोप से एडिशनल फंडिंग आता है एंड जो यूएसए का इकोनॉमी है वो और ज्यादा बूम करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में जब इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा था, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे थे। अभी तक जो ये इतना ज्यादा बढ़ रहे थे वो इट वाज बिकॉज ऑफ लॉबिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट दैट ऑफ द यूएसए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज विलियम मैकिनली। उनके साथ इन्होंने जब लॉबिंग किया सो उसके बेसिस पे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे थे, बट अब प्रेसिडेंट चेंज हो रहे थे, दैट इज थियोडोर रूजवेल्ट। मैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो बाद में आने वाले होते हैं, अभी थियोडोर रूजवेल्ट थे। ये 1901 में जब देखते हैं कि भाई मॉर्गन बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन गया, इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंसियर्स जो यूएसए के थे उनका यूएसए के पॉलिटिशियंस और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले था, तो शायद इसकी वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं थियोडोर रूजवेल्ट इस पर्टिकुलर व्यक्ति को नीचे लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जस्टिस डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर दिया कि भाई इसके ऊपर कोई केस चलाओ कि ये एंटी बिजनेस है, मतलब अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहा है। तब इसके ऊपर मॉर्गन के ऊपर केस इन्होंने कर दिया जस्टिस डिपार्टमेंट ने यूएसए के, एंड जब वो उसी में मशरूफ थे, लेकिन मशरूफ होने के बावजूद भी यहां पर ये सरकार यूएसए इनका कुछ नहीं कर पाई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, जो स्टील के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर था कार्नेगी स्टील, उसको इन्होंने खरीद लिया 1901 में। कार्नेगी स्टील नेट प्रॉफिट कर रहा था $40 मिलियन का हर साल, एंड उसके ओनर को ये प्रॉफिट होने के बावजूद भी उसको बेचना था। इस व्यक्ति ने $480 मिलियन में उस पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री को खरीद लिया, एंड अब यूएसए के दो बड़े मेजर मार्केट्स इनके पास थे, दैट इज वन इज द रेल रोड्स जिसका 1/3 पे इनका राज था, एंड अनदर इज द स्टील। अब स्टील की मैं इसके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो टोटल $9 बिलियन का था, ठीक है। अब जब ये $9 बिलियन का टोटल यहां पर यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस $9 बिलियन में से जब इसने कार्नेगी स्टील को खरीदा, इसने उसको फेडरल स्टील के साथ मर्ज करके सबसे पहला यहां पर उसने $1 बिलियन कंपनी सेटअप किया, दैट इज यूएसएस स्टील। तो रेल रोड्स में 1/3 है एंड स्टील में इतना ज्यादा है, सो टू ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा बिजनेसमैन थे ये। बस वो इस तक नहीं रुके, उन्होंने बड़े टॉप जायंट्स दूसरे भी सेक्टर्स के अंदर खड़े किए। दैट इज उस टाइम पर ही वाज द पर्सन जिसने थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को इन्होंने फाइनेंस किया था, बिकॉज ही न्यू द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो उस पर्टिकुलर कंपनी को एंड उसके कॉम्पिटिटर्स को मर्ज करके इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक। तो ऐसे करके ये और ज्यादा कंपनीज खड़े करते गए और ज्यादा पैसा इनको मिलते चले गया। हाउएवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये इनका हमने अभी तक बिजनेस के एस्पेक्ट में देखा, बट अब मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि कैसे इस व्यक्ति ने, मॉर्गन ने यूएसए को बर्बाद होने से बचा लिया, फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने से बचा लिया। तो सबसे पहला सिचुएशन 1893 के दौरान आता है जब यूएसए ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स था, जब बैंकरप्सी आ गई थी एंड यूएसए खत्म होने वाला था फाइनेंशियली। उस टाइम पर क्या हुआ कि ये मेन सिचुएशन आया कैसे, यूएसए के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे ना वो इस हिसाब से थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे उसको चेक नहीं किया जा रहा था, पॉलिसीज ऐसे बना रहे थे कि बस ग्रोथ 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 की ही बात किया जा रहा था। अब जब ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है तो भाई कभी ना कभी तो नीचे आओगे ना कभी वो जो तुमने बबल क्रिएट करके रखा है कि यूएसए इज ग्रेट, यूएसए फाइनेंशियल हब है एंड ऑल, कभी ना कभी तो वो फूटेगा, तो वो फूटा।
1893 में वो फूटा एंड इस तरीके से फूटा कि यूएसए के जो भी स्टॉक्स है ना वो एकदम से गिरने लग गए, यूएसए के लोग बैंकरप्ट होने लग गए, बैंक्स बैंकरप्ट होने लग गई, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम स्काई रॉकेट हो गया। और ये सब चीजें जब हो रही थी ना तो उस टाइम पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अमेरिका के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करा था, उन्होंने बोला कि भाई अमेरिका के ऊपर और उसके मार्केट्स के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए अमेरिकन बॉन्ड्स को हम बेचेंगे और उसके बदले हम गोल्ड को खरीदेंगे। अब ये बॉन्ड्स और गोल्ड का सिस्टम क्या है ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड का यूएसए सिस्टम फॉलो करता था, जिसके अंदर वो क्या कर रहा था कि जो भी गोल्ड रहेगा ना, फिजिकल गोल्ड, उसके वैल्यूएशन में यूएस डॉलर पेग किया गया था। अब यहां पर यह था कि जिसके पास भी करेंसी थी यूएस डॉलर और अगर उसको करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है वो उतना करेंसी दे के गोल्ड ले सकता था। और इसी टाइम पर जो बॉन्ड्स थे, अमेरिकन बॉन्ड्स, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन बॉन्ड्स है उसको देके वो गोल्ड लेने लग गए। तो ऐसे गोल्ड रिजर्व जो है ना, $100 मिलियन के गोल्ड रिजर्व यूएसए ने अभी तक रखे थे अपने स्टॉक में। लेकिन जब ये इशू हुआ 1893 में एंड बाय नियरली 1895 इनके पास सिर्फ और सिर्फ $9 मिलियन का ही गोल्ड रिजर्व बचा था। तो मतलब ये खत्म ही होने के कागार पे थे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे ये व्यक्ति सामने आते हैं, दैट इज मॉर्गन। ये उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ग्रोवर क्लीवलैंड, इनसे पहले मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले उनसे मिलते नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है ये प्रेसिडेंट को कि अगर वो मिल लेंगे तो वॉल स्ट्रीट के ऊपर एक गलत मैसेज जा सकता है, क्योंकि जो मॉर्गन है उनका वॉल स्ट्रीट के अंदर बहुत ज्यादा नाम था। बट जैसे जैसे हालत बिगड़ रही थी, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मिल लेते हैं मॉर्गन से। मॉर्गन आते हैं, मॉर्गन अपने साथ एक बड़ा प्लान लेके आते हैं कि देखो हम ऐसा करेंगे। अब इन्होंने क्या प्लान रखा था क्लीवलैंड के सामने कि हमारे पास अभी फिलहाल गोल्ड नहीं है, हमारे पैसे जो यूएस डॉलर है उसका जो वैल्यू है वो गिरते ही चले जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, मेरे साथ जो बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं यूएसए के और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी पैसे हैं ना, $65 मिलियन वो हम आपको देंगे और आपसे हम अमेरिकन बॉन्ड्स को खरीदेंगे। ठीक है, जो अमेरिकन बॉन्ड्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आपको देके गोल्ड लिया ना आपसे, वही अमेरिकन बॉन्ड्स को हम हमारे पैसे से आपसे खरीदेंगे। अमेरिकन बॉन्ड्स को हम यूरोप में लेके जाएंगे और यूरोप में हम गोल्ड खरीदेंगे, वो गोल्ड को खरीद के हम वापस लेके आएंगे और वो गोल्ड को हम आपको वापस देंगे और आप हमको वो पैसा देना। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपके पास आपके गोल्ड रिजर्व्स भी बन जाएंगे। ऐसे करके कुछ ही समय में अभी ये $9 मिलियन पे थे, वो $107 मिलियन का इनके पास रिजर्व हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मैन। सो ऐसा करके अब यूएसए की सरकार जो है ना, इनका गोदा समझ रही थी कि भाई ये कितने ज्यादा लिटरेट और मतलब फाइनेंशियली एडवाइज्ड एंड फाइनेंशियली साउंड पर्सनालिटी है। ये सबसे पहला टाइम था जब इसने यूएसए को बचाया था बर्बाद होने से। इसके बाद गवर्नमेंट और इनका रिलेशन जो है ना वो अच्छा खासा मेंटेन हो रहा था। बट फाइनली क्या होता है, 1907 में एक दूसरा टाइम भी आता है जब अमेरिका बर्बाद होने वाला होता है वंस अगेन, जब बैंक्स जो है ना बैंकरप्ट हो रही होती है एंड यहां पर लोग कतार में खड़े होते हैं कि भाई बैंक में से पैसा निकालने के लिए। बैंकों के पास पैसा नहीं बच रहा था क्योंकि लोग पैसा निकाल रहे हैं, बैंक बैंकरप्ट हो रही है। इस टाइम पर इस व्यक्ति ने वापस से जो भी इनके फाइनेंशियल लोग थे, बड़े बड़े लोग थे यूएसए के अंदर, उनको बुलाते हैं अपने गार्डन के अंदर, बातें करते हैं, बोलते हैं कि हमें पता है कि कुछ बैंक्स इसमें बर्बाद होंगी, बैंकरप्ट होंगी, लेकिन हम वो कुछ बैंक्स को हम बचा सकते हैं जिसके वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बच सकती है। तो इनके सपोर्ट की वजह से, इनके डिसीजन की वजह से जो भी यूएस के फाइनेंसर्स थे, बड़े बड़े पैसे वाले वेल्दी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके पास जो जो पैसे थे ना वो पैसे इन्होंने बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करना शुरू किया ताकि जो लोगों के डिमांड ऑफ मनी है ना वो उसे फुलफिल कर पाए। अब जब बैंक डिमांड ऑफ मनी फुलफिल कर पा रही है तो लोगों को कहीं ना कहीं क्या होगा, भरोसा रहेगा, अरे यार बैंक के पास पैसा है, इसके लिए तो बैंक हमें दे पा रही है। अब मान लो बैंक के पास सिर्फ 1000 करोड़ रुपए हैं और लोग वहां पर 1500 करोड़ मांगने जा रहे हैं जो उनके डिपॉजिट्स है, तो बैंक जब पैसा नहीं दे पाएगी तो लोगों को लगेगा यार ये इसके पास पैसा नहीं है, ये दिवालिया घोषित हो गया है। लेकिन जब बैंक के पास 2000 करोड़ है और आप डिमांड 1500 करोड़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा नहीं भाई इसके पास पैसा है, भरोसा करने लायक है। तो बिकॉज ऑफ मॉर्गन वेल्दी लोगों ने अपने पैसे सब बैंक में डिपॉजिट करने शुरू किए, जिसकी वजह से लोगों के डिमांड्स फुलफिल हुए और लोगों का जो बैंक्स के ऊपर भरोसा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो इसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी पता चला नहीं भाई यूएसए सेफ है, तो उन लोगों ने क्या किया, और ज्यादा पैसे निवेश करना शुरू किया और अमेरिकन बॉन्ड्स को खरीदना शुरू किया, तो अमेरिका के पास और ज्यादा पैसा आने लग गया। सो ऐसे करके दूसरे भी सिचुएशन में इसने अमेरिका को बचाया। लेकिन वही अमेरिका ने क्या किया, बाद में इनके ऊपर एक कमिटी बैठाई कि इसके ऊपर चेक करने के लिए कि क्या इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने गलत तरीके से फायदा प्रॉफिट लेने की कोशिश करी। हाउएवर वो कमिटी का रिजल्ट आने से पहले ही इनका देहांत हो जाता है रोम के अंदर। सो ये इतने बड़े पर्सनालिटी थे जिन्होंने यूएसए को बचाया। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम इतना ही रखेंगे एंड आई होप आपको ये पूरा समझ आया रहेगा। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. Please do like, share and subscribe. Thank you everybody.